हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबको सबसे पहले नमस्कार और मेरा राधे राधे गाइस। और जैसा कि आप जानते हो कि दिवाली आने वाली है और दिवाली का एक सुनहरा तोहफा, एक उपहार, एक गिफ्ट आपके सामने प्रेजेंट है। और आपके एग्जाम जो है वो आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स एग्जाम बहुत नजदीक है। तो स्टूडेंट्स ने ये रिकमेंड करा है कि सर प्लीज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाइए ताकि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चले। नंबर वन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो चलो पता चले, लेकिन सर उनको करना कैसे है। द मेन थिंग इज दैट कि अगर आप डॉक्टर के पास गए और आपने दवाइयां ली लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी दवाई कैसे खानी है, कब खानी है, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। सो आइए उसी के चलते आपको रेगुलरली पार्ट्स की वीडियो मिलती जाएंगी जिसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखिए, ये पार्ट 1 क्लास 11th का सीरीज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसको हिंदी में परिवर्ती अनुपात का प्रतिफल नियम कहते हैं। गाइस एक्चुअली में इतना बड़ा कंसेप्ट तो नहीं, लेकिन छोटे पैराग्राफ में, छोटे कंसेप्ट में मैं आपको बता दूंगा। बाकी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच सके। और इस कंसेप्ट में क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले हमें ये समझना है कि फैक्टर्स होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है फिक्स्ड स्थिर, एक होता है वेरिएबल यानी कि परिवर्ती, जिसको हम हिंदी में परिवर्तनशील भी कहते हैं। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, जिसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके भी पीरियड होते हैं, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन, वो अभी बाद में समझाएंगे आपको। लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में क्या होता है, इसके लिए छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक जमीन है, एक लैंड है, उस लैंड के अंदर कैपेसिटी है कितने लोगों की काम करने की, मान लो 7-8 लोगों की काम करने की। सपोज करो मैं आपको छोटा सा यहां पे एग्जांपल देता हूं, एक लैंड है, इस जमीन पे मान के लेके चलो कि भाई 6 लोग काम करते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो अगर आपने एक लेबर लगाया, ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने कोई भी लेबर नहीं लगाया तो प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन आपने एक लेबर लगाया तो ऑब्वियसली सी बात है प्रोडक्शन होगा। 2 लगाया और होगा, 3 लगाया और होगा। जितनी उस लैंड की कैपेसिटी है, जितनी उस लैंड पे लेबर काम कर सकती है, उतने अगर आप लेबर लगा रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब लैंड पे जरूरत नहीं है लेबर की काम करने की और आप अननेसेसरी अगर आप लेबर लगा रहे हो तो गाइस याद रखना प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लॉस होना स्टार्ट होगा। जिसको सिंपल से डायग्राम में समझा जा सकता है। यहां पे आप देख सकते हो टीपी राइज हो रहा है। 2 पॉइंट आप देखो, एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है। सेम ऐसे ही एक एमपी का पॉइंट ये वाला है और एक एमपी का पॉइंट ये वाला है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि टीपी राइज तो हो रहा है, राइट। और टीपी का याद रखना, राइज होना हमेशा एमपी से चेक करते हैं। टेबल मैंने नहीं बनाई है, टेबल आप बुक में से देख सकते हैं। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। टीपी जो है वो राइज हो रहा है। टीपी राइज तब तक होता है जब तक एमपी राइज होता है। याद रखना क्यों, क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्शन को अगर हमने मेजर करना है तो टीपी से नहीं, उसके एमपी से मेजर करते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो कि एमपी राइज हो रहा है, तो टीपी राइज जो होता है वो इंक्रीजिंग रेट पे होता है। देखिए टीपी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट वेयर एज एमपी आल्सो राइजेस। देखो टीपी राइज हो रहा है और एमपी भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। हिंदी में टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है जबकि एमपी भी बढ़ता है। अभी आपको बताया रेट लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप टीपी की रेट नहीं लिखेंगे कि कौन सी रेट से राइज हो रहा है, कौन सी रेट से फॉल हो रहा है, तो याद रखना वो गलत हो जाएगा। तो दैट मींस व्हाट कि टीपी जो राइज हो रहा है वो कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। सेकेंड थिंग आप देखो कि यहां पे जो टीपी राइज हो रहा है लेकिन रेट क्या है, डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि एमपी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जितने लेबर की जरूरत है अगर आप उससे एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन वो इतना एफर्ट नहीं लगाएंगे। आपकी सैलरी देना, ठीक है, उनको खाना पीना करना, जो भी आप उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो करना पड़ेगा। दैट मीन्स कंपनी इज गेटिंग लॉस। तो यहां पे जो टीपी राइज हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट से राइज हो रहा है। देखिए टीपी राइज एट डिक्रीजिंग रेट वेयर एज एमपी फॉल्स। देखो एमपी भी फॉल हो रहा है। इसके बाद आप देखो कि इस पॉइंट पर टीपी मैक्सिमम है और एमपी क्या है, 0, क्योंकि जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है और मार्जिन नहीं मिल रहा तो इट मींस टीपी इज मैक्सिमम। इसके बाद अगर आप कर रहे हो तो जो टीपी फॉल हो रहा है, क्यों, क्योंकि एमपी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अब मिलने वाला जो मार्जिन है फॉर्म को बिल्कुल कम होता जा रहा है और टीपी जो है वो कम होता जा रहा है। तो दैट मींस कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एक शॉर्ट रन कंसेप्ट है। नंबर 1, इसके अंदर हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, फिक्स को नहीं चेंज करते। फिक्स क्या बताया मैंने, लैंड को चेंज नहीं करना, चेंज किसको करना है, वेरिएबल फैक्टर को। जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसकी कैपेसिटी प्रोडक्शन की खत्म हो जाएगी तो एक फर्म को मिलने वाला जो लॉस होगा वो ज्यादा हो जाएगा। द सेम थिंग इज दैट इसके मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए हैं, लेकिन अब मेन आता है कि सर इस क्वेश्चन को करना कैसे है। बहुत समझ आ गया किस तरीके से करना है।
क्या है चीज, तो देखिए हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है कि इट इज अ शॉर्ट हैंड कंसेप्ट। ये शॉर्ट हैंड कंसेप्ट होता है, अल्पकालीन अवधारणा होती है, इसके अंदर हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, फिक्स को कांस्टेंट रखते हैं, स्थिर को समान रखेंगे, वेरिएबल परिवर्तनशील को चेंज करेंगे। तो प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस आएंगे, कौन कौन से? सबसे पहला इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और उसके बाद नेगेटिव, बढ़ता घटता ऋणात्मक। 3 प्रतिफल मिलेंगे, याद रखना। 3 प्रतिफल कौन से वाले हैं? ये हो गई हमारे पास फर्स्ट स्टेज, ये हो गई हमारे पास सेकंड स्टेज और ये वाली हो गई हमारे पास थर्ड स्टेज। तो इन तीनों स्टेजेस को मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है। सेकंड इसके assumptions है वो आप बुक से देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, इतना टाइम नहीं है तो मुझे इसको कवर कराना है। टेबल बुक से देख सकते हैं, लेकिन टेबल में याद रखना एपी ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट ओनली ड्रॉ व्हाट? टीपी एंड एमपी। नेक्स्ट वन इज डायग्राम मैंने आपको बना दिया है। एक्सप्लेनेशन, ये वाली एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। और आप डायग्राम के बारे में ही बता सकते हैं कि ओ वाई एक्सिस पे क्या है, ओ एक्स एक्सिस पे क्या है, लैंड फिक्स है, लेबर फिक्स है, कितने प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो। सो यू कैन ड्रॉ दिस ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का पेपर में आता ही आता है, प्लीज जरूर इसे करके जाइएगा। एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है सेंटर प्रॉब्लम, यानी कि केंद्रीय समस्या, जिसमें मैंने सेंटर प्रॉब्लम की मैंने आपको बात बताई थी। सेंटर प्रॉब्लम 3 प्रकार की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप वीडियो को जाइए, देखिए, मैंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है उसको कि वो कैसे कंसेप्ट है, क्या है क्या नहीं है। फिर भी आइए मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर एक इकोनॉमी को चॉइस करनी पड़ती है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्कार, कम, लिमिटेड होते हैं। उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमें चॉइस करनी पड़ती है। व्हाट टू प्रोड्यूस में 4 प्रकार के गुड्स हैं, पहले 2 से कंपैरिजन किया गया, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तुएं, कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। और इसके बाद अच्छा कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है? व्हीट और